हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एडो फ्यूचर चैनल पे। आज क्लास 9 का जो टॉपिक मैं आपको लेके चल रहा था ग्रेविटेशन, मैंने आपको बता दिया था ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने बेसिक लॉज बता दिया था। हमने बात कर लिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, हमने उसका वैल्यू भी डिटरमाइन कर लिया था, बता दिया था, डिटरमाइन नहीं किया था, वैल्यू हमने मालूम कर लिया था उसका क्या था, और यूनिट हमने मालूम कर लिया था, उसका डेफिनेशन हमने मालूम कर लिया था, और एप्लीकेशंस भी हम लोग देख चुके थे। ओके, आज हम लोग जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो मेरा था, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, क्या था? F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। देखिए यही आपका फॉर्मूला था, याद आ रहा है? जहां F क्या था? F क्या था? इट इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। G क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 मास ऑफ बॉडीज हो गया, और r उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल मान लो मैं उठाता हूं। जैसे मान लो टू बॉडीज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है ना? मान लो ये बॉडी है A, ये बॉडी है B, और हमने क्या किया, ये मान लो है 500 ग्राम का बॉडी और ये भी है 500 ग्राम का बॉडी, मतलब m1 मेरा हो गया 500 ग्राम और m2 का वैल्यू भी कितना हो गया? 500 ग्राम। तो ग्राम है तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस ये दोनों का कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया मान लो 1 मीटर। अब आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, आप क्या करोगे? फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन के रूप में यही लिख देंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या हो जाएगा? m1 बराबर कितना? 500 ग्राम, m2 बराबर कितना? 500 ग्राम, r बराबर कितना? 1 मीटर। नाउ ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करेंगे भाई? तो 500 बटा कितना? 1000 केजी, है ना? ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, 0.5 केजी। तो ये भी हो जाएगा 0.5 केजी, ये भी कितना हो जाएगा? 0.5 केजी। अब देखो फॉर्मूला पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। अब G का वैल्यू कितना था? 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, और देखो m1 का वैल्यू कितना हो गया? 0.5 केजी। m2 का वैल्यू भी कितना? 0.5 केजी। 0.5 गुने 0.5 बटा r², मतलब 1 मीटर का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा? बहुत आसान है, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा, ये कैलकुलेशन आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। आसान है, बहुत इजी कैलकुलेशन है ना? चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। मैं सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल्स देख रहा हूँ आपके लिए। ये फॉर्मूला मैं आपके लिए नहीं मिटा रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्मूला पर ही हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सेकेंड टाइप, दूसरा टाइप क्या हो सकता है? मान लो आपसे कहा जाए कि टू बॉडीज है, फिर से वही टू बॉडीज A और B, मास क्या हो गया भाई? m1, इसका मास हो गया m2, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज r। ये दिया हुआ है। अब कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडी डिक्रीज्ड हाफ फ्रॉम ओरिजिनल, है ना? मान लो अपने ओरिजिनल का हाफ हो जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स? न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा दोनों के बीच में? ध्यान दीजिएगा,
मैं अगर फॉर्मूला से लगाऊं तो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू जी, M1 को M1 डालेंगे, M2 को M2 डालेंगे, R को R डालेंगे, R स्क्वायर। दिस इज फॉर F। मान लो ये वैल्यू घट जाता है, मतलब क्या, इफ R इज इक्वल टू R/2 हो जाता है, डिस्टेंस हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो F डैश मानेंगे हम उसको, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M1 M2 तो वही रह गया, एज इट इज रह गया, और R के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, R/2 का होल स्क्वायर। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, Gm1 M2 बाई R स्क्वायर, और इसको ऊपर कर देंगे, दैट इज 4, ऊपर चला जाएगा, है ना। अब देखो, अब हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो हम लिखते हैं F डैश बाई F। देखिए यही मेथड है आपको करने का, तो F डैश बाई F करोगे तो F डैश का वैल्यू क्या है, Gm1 M2 इंटू 4 बाई R स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू पलटेगा, मतलब Gm1 M2 इंटू 4 बाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बाई Gm1 M2। क्लियर है, दिस वन इज कैंसिल। नाउ क्या हो जाएगा, मेरे पास रिजल्ट क्या आया, F डैश बाई F इज इक्वल टू 4, देन F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू F। दिस इज द वैल्यू, ये आपका आंसर होगा। तो आसान है ना, बहुत सिंपल है। चलिए अगला टाइप देखते हैं, ये मेरा दूसरा टाइप था, मैं आपको तीसरा टाइप बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये सारे को कैलकुलेट करना है खुद से, है ना। आप वीडियो को पॉज करके देखिए इसको, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इवन आपके टेक्स्ट बुक में ये प्रेजेंट है, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ओके, आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओ, आप और कोई दूसरा बुक ट्राई कर सकते हो। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड कैटेगरीज का तीसरा न्यूमेरिकल। मान लीजिए आप जो है ना, मान लो आप जो है अर्थ के सरफेस पे हो, जैसे देखो ये मान लो अर्थ है और ये हो गए आप, ये हो गए आप, मैं दो टांग बना दूं, है ना, ये आप हो गए। ओके, मान लो आपका वेट जो है M1 जो है वो 40 kg है, कितना है 40 kg। तो अर्थ का वेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना चाहिए। ये देखिए अर्थ का वेट हम लेते हैं 6 × 10⁻24 kg, ये आपको याद रहना चाहिए, ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, है ना। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, मैंने बताया था ना कि अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये डिस्टेंस है 6400 किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर में दिया हुआ है, आप इसको मीटर में बदलोगे तो क्या बदलोगे, 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब देखिए डाटा आपके पास आ गया, M1 आ गया, M2 आ गया, R का वैल्यू आ गया, G का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, M1 का वैल्यू 40, M2 का वैल्यू 6 × 10⁻24 और 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करके क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में डालोगे, है ना, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको ये वैल्यू क्या आ रहा है। मेथड मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग चौथे टाइप के न्यूमेरिकल का, फोर्थ टाइप न्यूमेरिकल। बहुत आसान है। मान लो आपसे कहा जाए कि प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स है, उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। मैं बात कर रहा हूं किसका, 2 प्रोटॉन्स, है ना, और इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो प्रोटॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, पहले तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जहां भी आपको ये न्यूमेरिकल रहेगा ना तो आपको ये दिया हुआ रहेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 1.67 × 10⁻27, है ना, -27 क्या, kg, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो वो होता है 1 फेमेटोमीटर। 1 फेमेटोमीटर। ये फेमेटोमीटर क्या चीज है,
फेमेटोमीटर क्या चीज है भाई? तो 1 फेमेटोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 फेमेटोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो देखो तो R का वैल्यू दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, अब आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास क्या दिया हुआ है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। दो बार होगा ना चूंकि m1 और m2, तो फिर से 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 बाई क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। ओके, आप इसको कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे आपको वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू आपको कहाँ डालना है? बिल्कुल सही, आपको डालना है आपके कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेशन। चलिए 5वां टाइप, मैं बात कर रहा हूँ 5th टाइप का। ओके, क्योंकि इस कैटेगरीज में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक ना। 5वां टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज सन और अर्थ के बीच का, सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सन का मास पता होना चाहिए, अर्थ का मास पता होना चाहिए, आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब सन का मास क्या है भाई? तो सन का मास है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। दिस इज द मास ऑफ सन। अर्थ का मास अभी मैंने आपको बताया क्या है? क्या है? 6 इंटू 10 टू द पावर क्या? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और डिस्टेंस क्या है अर्थ और सन के बीच का? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू। तो डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। अब आसान है ना, आप सीधे फॉर्मूला लगाओ, वही फॉर्मूला m1 यहाँ पे सन का मास दे दो, यहाँ पे अर्थ का मास दे दो, यहाँ पे दोनों के बीच के डिस्टेंस को दे करके स्क्वायर कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट टाइप इसी से रिलेटेड होगा। मैं नीचे बना रहा हूँ। देखिए अगला टाइप इसका क्या हो सकता है? आपको कहेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। आपको कहेगा कि 2 बॉडीज है। मान लो एक बॉडी जो है ना A है, एक बॉडी आपका क्या है? तो B है। इस बॉडी का मास मान लीजिए आपको दिया हुआ है कितना? Ma दिया हुआ है 4 kg। कितना दिया हुआ है? 4 kg। ओके, और m2 का मास आपको दिया हुआ, मतलब mb दिया हुआ है मान लीजिए 16 kg। कितना दिया हुआ है? 16 kg। और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना भाई? मान लीजिए दिया हुआ है 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। अब आपसे कहता है कि मान लो एक बॉडी है C, दिस वन इज C। एक बॉडी क्या है? C बॉडी है। मास कितना है इसका? 6 kg। मास कितना है? 6 kg, मतलब ये है 6 kg। mc का वैल्यू कितना है? 6 kg। अब कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को इस दोनों की लाइन के बीच में रखना है। ऐसे जगह पे रखो, ऐसे जगह पे रखो जहां पे इसके ऊपर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए। At what distance C is placed between these two bodies at same line so that they have equal gravitational force on that particular distance। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो हमने C को रखा यहाँ पे, C का मास कितना था? 6 kg। हमने इसको यहाँ पे रखा, तो इस मान लो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस पोजीशन पे इस दोनों के वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स, इस दोनों के वैल्यू के ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू के 0 हो जाएगा, तभी तो इसके ऊपर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लगेगा। तो क्या होगा भाई? अब देखो इस डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं, तो मान लीजिए इसका वैल्यू हम रखते हैं x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 - x।
समझ में आ रहा है? अब देखो हमको ए और सी के बीच का फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर सी और बी के भी बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और दोनों को वैल्यू को इक्वल कर देना है। मतलब क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए हमको क्या करना है, हमको एफ निकालना है ए और सी के बीच का, एफ ए सी कर लेते हैं। तो एफ ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी m1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 4 kg और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 kg, g इंटू 4 इंटू 6 और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेंगे x²। समझ में आ रहा है? उसी तरह से एफ बी सी को हम लोग करेंगे, एफ बी सी को करेंगे, क्या हो जाएगा g और b का वैल्यू कितना है 16 kg और c का वैल्यू कितना है 6 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 60 माइनस x का होल स्क्वायर। नाउ ये दोनों को आपको क्या करना है, इक्वलाइज कर देना है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर जहां पे होगा वहीं पर तो सी का ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा g इंटू 4 इंटू 6 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 16 इंटू 6 बाई 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? देखिए g गया 6 गया, बचा क्या 4 चौक 16, मतलब क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कहेंगे हम लोग, इधर आते हैं, मैं यहाँ देखिए डील कर रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? अब क्या होगा 60 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4 बाई 1। आसान है। तो 60 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2। आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू, बहुत आसान है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको। आप आसानी से निकाल सकते हो कि एट व्हाट डिस्टेंस दिस C is placed between these two bodies so that the gravitational force is at this point is 0। ओके, तो आप आसानी से समझ रहे होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। तो आप देख लो इसको, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। चलिए काम करते हैं अपन लोग। तो आई थिंक इस टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। यही डिफरेंट वैरायटीज़ के न्यूमेरिकल्स हैं ग्रेविटेशन में रिलेटेड, जो आप स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में आते हैं। तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ये सारे टॉपिक को आप सॉल्व कीजिए अपने घर में आराम से बैठ करके, और आप टेक्स्ट बुक NCERT के थ्रू भी जाइए, उसमें भी देखिएगा, न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। और भी अगर आपको कोई साइड बुक फॉलो करना है आप ज़रूर फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपको मैं संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।